जैसे ही सुबह हुई, थाने का मंजर बहुत ज़्यादा वहशतनाक था। थाने के सभी सिपाही ये अजीबोगरीब वहशतनाक मंजर देखकर इस शोर को सुन के घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन से इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया और ये कहा कि जल्दी आइए, थाने में अजीब आफत बरपा है। बहुत ज़्यादा कौवे काएँ काएँ करते पूरे थाने में मंडला रहे थे। हर कमरे की छत के साथ सैकड़ों कौवे काएँ काएँ करके शोर मचा रहे थे और बहुत ज़्यादा कौवों का झुंड बिल्कुल उसी तरफ था जिस तरफ माई पंखी हवालात में कैद थी। माई पंखी बहुत आराम के साथ ज़मीन पर लेटी हुई थी, अपनी आंखों के ऊपर एक बाजू रख के, जैसे उसके कान पर तो जूं ही नहीं रेंग रही थी। सारे सिपाही इधर उधर भाग रहे थे। इतने में इंस्पेक्टर करीम बख्श भी आ गया और कहने लगा, ये क्या तमाशा है। सारे सिपाहियों ने ये कहा, सर हम नहीं जानते कि ये कौवे यहाँ पर कैसे आ गए हैं। बहुत कौवे हैं, अजीबोगरीब मंजर है, पहली दफ़ा देखा है। तभी एकदम से इंस्पेक्टर करीम बख्श को माई पंखी याद आई। उसने कहा कि बहुत अजीबोगरीब औरत है ये, मुझे जाकर देखना होगा। जब उन लोगों ने जाकर देखा तो माई पंखी ज़मीन पर बेसुध लेटी हुई थी। वो इस तरह से लेटी हुई थी जैसे मर चुकी है। तभी इंस्पेक्टर ने सिपाही से ये कहा, कहीं ये मर तो नहीं गई। उसको 2 से 3 बार आवाज़ दी, अम्मा जागो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी इंस्पेक्टर साहब ने सिपाही से ये कहा कि जल्दी से हवालात का दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर जाकर देखूंगा। जैसे ही इंस्पेक्टर करीम बख्श अंदर आए तो उन्होंने फ़ौरन से माई पंखी को 2 से 3 बार बुलाया। तीसरी बार माई पंखी ने आराम से अपनी आंखों से अपना बाजू उठाया और देखकर कहने लगी, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तभी वो ये कहने लगा कि ये सब क्या तमाशा है, ये कौवे यहाँ पर क्यों आए हैं? माई पंखी मुस्कुराकर बोली, मुझे क्या पता, तुम्हें बताते हैं तो खुद ही पूछ लो। देखो अम्मा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो या कोई चुड़ैल डाइन हो? जिस पर माई पंखी ने ये कहा, मैं तो एक गरीब सी औरत हूँ, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम खुद मुझे छोड़ कर आओगे। बेहतर यही है कि अब तुम मुझे वापस मेरे घर छोड़ दो। ये तारीख में पहली बार था जब खुद पुलिस वाला किसी मुल्जिम को उसके घर तक बाइज़्ज़त छोड़ने जाए। इंस्पेक्टर करीम बख्श ने माई पंखी से ये कहा कि माई, जाने से पहले इन कौवों से हमें निजात दिला। ये कौवे जो हैं, पूरा थाना इन्होंने सर पर उठाया हुआ है। तभी माई पंखी जब हवालात से बाहर निकल रही थी तो राहदारी में खड़े होकर काएँ काएँ करते कौवों की तरफ देखकर कहने लगी, बस पग्गा, इन्हें ले जा। माई पंखी की ये कहने की देर थी। सारे कौवे जैसे हुक्म के मुंतज़िर थे। सारे कौवे एक कतार के साथ उस थाने से बाहर निकल गए। सारे सिपाही और इंस्पेक्टर ये मंजर देखकर शशदर रह गए। वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी इंस्पेक्टर करीम बख्श ने ये कहा कि मेरे साथ आओ माई, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसने माई पंखी को पुलिस वैन में बिठाया और जब माई पंखी पुलिस वैन से उतरकर अपने घर की तरफ जाने लगी थी तो पूरे मोहल्ले के लोग माई पंखी को देख रहे थे कि किस तरह से माई पंखी 2 सिपाहियों समेत इंस्पेक्टर साहब के साथ पुलिस वैन से उतरकर बड़े पुरवकार अंदाज से अपने उस टूटे फूटे आसेब ज़दा घर में दाखिल हो रही थी। सब देखकर हैरान हो रहे थे। जैसे ही माई पंखी अंदर आई, इंस्पेक्टर और दोनों सिपाही भी उसके साथ आ गए। माई पंखी पूरे इत्मीनान के साथ आकर दरख्त के नीचे बिछी हुई चारपाई पर बैठ गई। माई पंखी बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से इंस्पेक्टर साहब को देख रही थी। इंस्पेक्टर साहब ने पूरे घर का जायज़ा लिया, दोनों कमरे छान मारे, गुसलखाना देखा, यहाँ तक कि बैतुल खला देखा, किचन भी देखा। कहीं कोई चोर रास्ता नहीं था जिससे ये कहा जा सकता कि रात इस मकान में ठहरे हुए लोग यहाँ से भाग गए हों। इंस्पेक्टर करीम बख्श ने यह कहा कि माई पंखी, एक बात याद रखना, मुखबरी पक्की थी पर हम नहीं जानते कि तुमने सारे लोग कैसे और कहाँ गायब कर दिए। लेकिन एक बात याद रखना, मैं दोबारा वापस आऊँगा और अब की बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। माई पंखी ने यह कहा, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आना। ये कहकर माई पंखी ने बहुत ज़्यादा शैतानी नज़रों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर थोड़ा सा खौफज़दा हुआ और फ़ौरन से वहाँ से बाहर निकल गया। माई पंखी को भूख ने सताया हुआ था। माई पंखी फ़ौरन से उठी और अपने किचन की तरफ गई, हंडिया उठाकर बाहर लाई
और नलके के नीचे रखकर थोड़ा सा पानी उसमें डालकर पहले उसको धोया और फिर पानी से भरकर उसको किचन में ले गई। किचन में जाकर उसको चूल्हे पर चढ़ाया और वहाँ पर रखे हुए कुछ डब्बों में से मखसूस मसाले निकाल कर उस पानी में डाल दिए और नीचे आग जलाने लग गई। माई पंखी अब अंजू को ढूंढ रही थी कि अंजू कहाँ है, जल्दी से जाए और एक कौवा पकड़ कर लाए जिसे माई पंखी पकाकर पीकर अपनी भूख मिटा सके। तभी माई पंखी ने कहा, अंजू कहीं नज़र नहीं आई। माई पंखी को तफ्तीश हुई। माई पंखी बाहर निकली और फिर बोली, अंजू कहाँ मर गई है तू? तुझे कब से आवाज़ें दे रही हूँ। अंजू घर होती तो पता चलता ना। माई पंखी भागकर इधर उधर देख रही थी, यहाँ तक कि माई पंखी छत पर भी गई। अंजू का कहीं पता नहीं था। आखिर कहाँ चली गई अंजू? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी माई पंखी भागती हुई किचन में गई। किचन में जाकर उसने आग को थोड़ा कम किया और वहाँ से जलती हुई आग की एक लकड़ी बाहर लेकर आई। जैसे ही माई पंखी ने आग की उस लकड़ी को आसमान की तरफ किया और वहाँ पर एक चकोर बनाया, उस चकोर में कुछ पड़कर फूंका तो एक चील उड़ता हुआ उस चकोर के अंदर आया। तभी एकदम से अंजू ने छत के ऊपर से छलांग लगाई और आकर नीम के दरख्त के नीचे पीछे चारपाई के ऊपर बैठ गई। अंजू की आंखों में जो तस्वीर माई पंखी देख रही थी उसको देखकर माई पंखी को बहुत सा गुस्सा आ गया। अंजू की आंखें सुर्ख लाल थीं और उसकी आंखों में उस मकरू जादूगर का चेहरा नज़र आ रहा था जिसने अंजू को अगवा किया था। वो एक जादूगर था, माई पंखी का शागिर्द नहीं था। बहुत शातिर और नापाक जादूगर था। अपने जादू के ज़रिए बहुत सी औरतों को बेवकूफ़ बनाता था, औलाद के झांसे देता था और फिर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाता था कि ना वो दीन की रहती थी और ना ही दुनिया की। माई पंखी के जाने के बाद चक्रम जादूगर यहाँ पर आया था। इस घर का कोई ताला तो था नहीं और ना ही कोई कुंडा था। चक्रम माई पंखी से कोई मशवरा करने आया था। उसको जादू की एक चाल में माई पंखी के मशवरे की ज़रूरत थी। जब वो यहाँ पर आया तो उसने काफ़ी देर माई पंखी का इंतज़ार किया, पूरे घर का चक्कर लगाया तो माई पंखी कहीं नज़र नहीं आई। उसे ये लगा कि शायद माई पंखी किसी काम से घर से बाहर गई होगी। तभी वो वहाँ पर बैठ गया, चारपाई पर बैठकर पूरे घर का जायज़ा लेने लगा। तभी एक कमरे के अंदर से काले मुंह वाली सफ़ेद बिल्ली नमूदार हुई और आकर बिल्कुल सामने चक्रम के बैठ गई। चक्रम ने जब उस बिल्ली को देखा तो ये कहने लगा कि ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं है। इसको देखकर महसूस होता है कि इसमें कोई तिलिस्मी कुव्वत है। ये बिल्ली मेरे एक अमल में काम आ सकती है। चक्रम का एक शैतानी अमल था, एक ऐसा जादू का अमल जिसके लिए उसको एक बिल्ली दरकार थी। चक्रम ने सोचा क्यों ना इसी बिल्ली को अगवा कर लिया जाए। तभी चक्रम फ़ौरन से उठा घर से बाहर गया और मोहल्ले में मौजूद करियाना की दुकान से दूध का एक पैकेट लेकर आया और उसमें नशावर पाउडर मिलाकर उसने किचन से एक मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें दूध डाला, नशावर पाउडर मिलाकर चारपाई के पास रख दिया और बिल्ली से कहने लगा, आओ दूध पी लो। अंजू ने जब दूध देखा तो बिल्ली थी, भागती हुई दूध के पास आई। जैसे ही अंजू ने वह दूध का प्याला पिया, 5 मिनट के बाद अंजू वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। तभी चक्रम ने अपने पास मौजूद थैले में अंजू को डाला, प्याला धोकर वापस किचन में रख दिया और अंजू को साथ ले गया। लेकिन चक्रम ये नहीं जानता था कि जिसको वो अपने साथ लेकर जा रहा है वो कोई आम बिल्ली नहीं है, वो माई पंखी की बड़ी ख़ास अंजू है। जैसे ही वो अंजू को लेकर गया और जाकर दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में उसको बिठाया, उसको ये था कि बिल्ली को होश आने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जैसे ही उसने थैले में से अनारा को बाहर निकाला तो वो होश में थी और घुर्राते हुए चेहरे के साथ चक्रम को देख रही थी। चक्रम का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उसके चेहरे के ऊपर काली चीचक के निशान थे और बचपन में उसकी एक आंख साया हो चुकी थी। सिर्फ उसकी एक आंख थी। उसको एक आंख वाला जादूगर भी कहते थे लोग। जादूगर ने यह सोचा कि अभी फ़ौरन से वो इस बिल्ली को कैद कर लेगा। जैसे ही उसने आगे बढ़कर बिल्ली को उठाना चाहा, तभी अनारा ने फुर्ती के साथ छलांग लगाई और पलंग के ऊपर से चढ़कर अलमारी पर ऊपर बैठ गई और वहाँ पर जस्त लगाकर इस तरह से जादूगर को देखने लगी जैसे अभी उस पर हमला कर देगी। देखते ही देखते अनारा की आंखें बहुत सुर्ख हो गईं और उसका चेहरा ऐसे था जैसे उसके ऊपर कोई चीज़ सवार है। अलमारी के ऊपर से
अनारा ने बहुत ऊंची छलांग लगाई। उसका निशाना उस एक आंख वाले जादूगर का चेहरा था, जिसका चेहरा पहले ही हद से ज़्यादा भयानक था। उसने उसके चेहरे के ऊपर छलांग लगाकर अपने पंजे से उसकी दूसरी आंख भी जख्मी कर दी। उसकी आंख से खून बहने लग गया। वो अपनी जख्मी आंख को पकड़कर वहीं पर बैठ गया। तभी एकदम से अनारा ने छलांग लगाई और खिड़की से बाहर कूद गई। इधर जब माई पंखी ने अनारा को आवाज़ दी थी तो वो जादूगर के थैले में ही जाग गई थी। उसके कानों में माई पंखी की आवाज़ आ गई थी। माई पंखी को पता चल गया कि चक्रम ने बड़ी शैतानी के साथ उसकी अंजू को अगवा किया था और पीछे के सारे सबूत मिटा कर गया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि माई पंखी उससे कई ज़्यादा ताकतवर और शैतानी ताकत रखती है। तभी अंजू फ़ौरन से माई पंखी के करीब आई। माई पंखी ने अंजू से ये कहा, जल्दी से जा और एक कौवा पकड़ कर ला, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है, मैं भूख से निढाल हो रही हूँ। अंजू ने फ़ौरन से आकर माई पंखी के पैरों में अपना जिस्म रगड़ना शुरू कर दिया। माई पंखी ने ये कहा, जा अंजू, जो तुझे कहा है वो कर, वक्त बर्बाद ना कर, मैंने रात से कुछ नहीं खाया, भूख से मेरा बुरा हाल है, जल्दी जा। तभी एकदम से अंजू नीम की चारपाई पर फलांगती हुई दीवार पर चढ़ गई। कौवे बदस्तूर नीम के दरख्त के ऊपर काई काई कर रहे थे। वहाँ से अंजू ने एक कौवा पकड़ा और फड़फड़ाता हुआ कौवा अपने मुंह में दबोचे नीचे उतरी। माई पंखी ने हंडिया चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी और उसके नीचे आंच भी बहुत तेज़ थी। बस अब इंतज़ार था तो फड़फड़ाते कौवे का। जैसे ही अंजू कौवा लेकर माई पंखी के पास आई, माई पंखी ने उसके मुंह से कौवा छीन लिया और फ़ौरन से उस हंडिया में डालकर उसके ऊपर ढक्कन दे दिया और उसके ऊपर एक बहुत वज़नी ईंट रख दी। अब इंतज़ार था तो कौवे की यखनी तैयार होने का। माई पंखी ने अंजू की तरफ देखा और कहा, जा अंजू, तू बाहर जा, तेरी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अंजू ने माई पंखी की आंखों में आंखें डालकर देखा और फ़ौरन से बाहर चली गई। उधर अगली रात जब आबिर अपने घर से सज संवर कर निकला तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा परेशान थी। आबिर डॉक्टर नुशादर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा तो घर बहुत ही आसान था। जब वो वहां पर पहुंचा तो वो घर बिल्कुल सामने ही था। आबिर को घर ढूंढने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही आबिर ने बेल बजाई, डॉक्टर नुशादर खुद दरवाजे पर आए। आबिर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जिस पर आबिर ने ये कहा, नहीं अंकल, आपने जैसे एड्रेस समझाया था मैं आ गया। जिस मकान में डॉक्टर नुशादर रहता था वो मकान उसकी एक करीबी बेवा रिश्तेदार का था, जिसको बहला फुसला कर डॉक्टर नुशादर ने ये घर किराए पर लिया था। चंद ही महीनों के बाद उसकी वो बेवा रिश्तेदार चल बसी। उसका कोई भी वाली वारिस नहीं था, तो बड़ी आसानी के साथ लाखों का मकान चालाक डॉक्टर नुशादर के कब्ज़े में आ गया और वो यहाँ पर रहने लग गया। डॉक्टर नुशादर बहुत ही ज़्यादा मकरू इंसान था, बहुत ज़्यादा चालाक इंसान था। अब उसका शिकार आबिर था और आबिर इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि जो कुछ वो करने जा रहा है उसकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होने वाली है। जैसे ही डॉक्टर नुशादर ने बहुत मोहब्बत से आबिर को अंदर बुलाया तो कहने लगा, चांदनी जल्दी से आकर देखो कौन आया है। तभी चांदनी एक कमरे से बरामद हुई और आकर कहने लगी, अरे आबिर बेटा, आ गए हो, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, लड़कियों जल्दी से आओ, तुम्हारा भाई आ गया है। तभी सब भागती हुई आ गई। शाइस्ता, फाखरा और सब आ गई। नहीं थी तो सिर्फ मलका नहीं थी। आबिर की नज़रें मलका को देखने के लिए तरस रही थी। डॉक्टर नुशादर ने यह कहा, शाइस्ता भाई को ड्राइंग रूम में बिठाओ। जिस पर शाइस्ता ने यह कहा, नहीं अब्बू, ड्राइंग रूम में तो अजनबी बैठते हैं, मेहमान बैठते हैं, आबिर भाई तो हमारे अपने हैं, ये तो टीवी लाउंज में बैठेंगे। तभी आबिर को लिए जैसे ही वो लोग टीवी लाउंज में गए तो वहाँ पर मलका बैठी थी। मलका आबिर को देख कर खड़ी हो गई और मलका ने आबिर को सलाम किया। आबिर मलका को देखकर देखता ही रह गया। उसके गीले बाल थे, शायद अभी नहा कर निकली थी और जिस्म पर एक सादा सा लिबास पहना हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई चांद चमक रहा है। उसको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि उसके मुकाबले में शाइस्ता, फाखरा और बाकी सब बहनों ने बहुत कीमती लिबास और पूरे मेकअप किए हुए थे। आबिर मलका को देखकर देखता ही रह गया और कहने लगा, मलका कैसी हैं आप? मलका ने बड़े धीमे से अंदाज में ये कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आबिर ने ये कहा, अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी डॉक्टर नुशादर ने आबिर को वहाँ पर बैठने का कहा
आबिर उन लोगों के साथ बैठ गया। सब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने लग गए। आबिर को देखकर बहुत खुश थे। बातों ही बातों में चांदनी ने शाइस्ता को कहा, जाओ आबिर को पूरा घर दिखाओ। क्या अपने भाई को अपना घर नहीं दिखाओगी? जिस पर शाइस्ता ने कहा, क्यों नहीं अम्मी, ज़रूर दिखाऊंगी। आइए आबिर भाई, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। जैसे ही आबिर उठा, चांदनी ने कहा, जाओ मलका, तुम भी साथ जाओ। आबिर बहुत खुश हो गया। मलका, शाइस्ता और आबिर तीनों लाउंज से बाहर निकले और शाइस्ता उनको लिए अपने कमरे में आ गई। छोटा सा कमरा था लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सजाया हुआ था। शाइस्ता और मलका दोनों एक ही कमरे में रहती थी। तभी शाइस्ता ने ये कहा, आबिर भाई, ये है हम लोगों का गरीब खाना। आबिर ने ये कहा, बहुत ही खूबसूरत है। आबिर को उस दरो दीवार से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ मलका को ही देखता जा रहा था, बार बार धीमी नज़रों के साथ उसको देख लेता था। तभी एकदम से भागती हुई फाखरा आई और आकर ये कहने लगी, आप आपको अम्मी बुला रही हैं। आबिर ये समझ रहा था कि शायद शाइस्ता के जाने के बाद फाखरा यहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन फाखरा भी शाइस्ता के साथ चली गई। अब वो मलका के साथ बिल्कुल अकेला था। तभी उसने मलका से ये कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मलका ने शर्मीली नज़रों से आबिर की तरफ देखा और कहने लगी, शुक्रिया। मलका ने इशारा करके ये कहा, आइए बैठ जाइए। आबिर बेड पर बैठ गया। तभी ये कहने लगा, आपके साथ बात करने के लिए तरस जाता हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपके पास कोई भी मोबाइल क्यों नहीं है? तभी मलका ने ये कहा, मैं बहुत जल्दी मोबाइल ले लूँगी। आबिर ने ये कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम दोबारा कब मिलेंगे? जिस पर मलका ने ये कहा कि हाँ, मैं फ़लाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ और फ़लाँ टाइम मेरी छुट्टी का टाइम है, आप वहाँ पर आ जाया करना, हम लोग बात कर लिया करेंगे। आबिर ने शुक्र अदा किया। इतने में शाइस्ता भागती हुई कमरे में आ गई। शाइस्ता ने आते साथ ये कहा, आबिर भाई, इसको तो फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब्बू इसके लिए बहुत महंगे महंगे मोबाइल लेकर आते हैं, लेकिन बहुत से मोबाइल इसने गुम कर दिए हैं और कुछ मोबाइल इसने तोड़ दिए हैं। तभी मलका ये कहने लगी, बस करें आप भी, अब और कितनी शिकायतें लगाएंगी मेरी? आबिर मुस्कुराने लग गया। तभी शाइस्ता ने ये कहा, आए आबिर भाई, आपको बाकी का घर दिखाती हूँ। शाइस्ता आबिर को लिए बाहर निकल आई, पूरा घर दिखाया और उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। आबिर को वापस लौटते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। जैसे आबिर अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो निसार अली साहब ने दरवाज़ा खोला। आबिर को नहीं पता था कि इतनी रात तक अब्बू जाग रहे होंगे। आबिर अब्बू को देखकर घबरा गया। अब्बू ने फ़ौरन से कहा, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? जिस पर आबिर ने ये कहा, जी अब्बू, मैं अम्मी को बता कर गया था, मेरे दोस्त की पार्टी थी, खाना खाते हुए देर हो गई। अब्बू ने ये कहा, ये कौन सी पार्टी थी जिसका टाइम रात के 2 बजे था? ज़रा मुझे अपने दोस्त का नंबर दो, मैं भी तो दरियाफ्त करूं। जिस पर आबिर ने ये कहा, अब्बू, मैं अम्मी को बता कर गया था। आबिर अपनी अम्मी की तरफ देख रहा था कि वो इसकी तरफदारी करें, इसकी मदद करें। तभी फ़ौरन से नाजरीन बोली, आप छोड़िए अब निसार साहब, क्या हो गया आपको? ये हम लोगों का दौर नहीं है जब वक्त के साथ खाना खाकर सब घर आ जाते थे। आजकल के बच्चे हैं, मैं समझा दूंगी, दोबारा नहीं जाएगा। निसार अली साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से के साथ पाँव पटकते हुए वहाँ से चले गए। तभी नाजरीन ने आबिर से ये कहा, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, सुबह तुम्हारी क्लास लूँगी, जाओ अपने कमरे में। आबिर बहुत खुश था। आबिर को अब मलका का कॉलेज का पता भी चल गया था। आबिर ने बहुत ज़्यादा सुकून महसूस किया और उसके ख्यालों में खो गया। अगले दिन आबिर ने फिर शाइस्ता को फ़ोन किया कि मलका से मेरी बात करवा दो, लेकिन हर बार मलका से बात करवाने के बजाय बहाना बना दिया जाता था। कुछ दिन के बाद आबिर को बिल्कुल भी चैन नहीं आया और आबिर भागता हुआ उसके कॉलेज के बाहर चला गया। काफ़ी देर खड़ा रहा लेकिन मलका बाहर नहीं आई। तभी वहाँ पर खड़े खड़े आबिर ने शाइस्ता को फ़ोन किया और कहा कि कैसे हैं सब, किधर हो तुम? बातों बातों में ये पूछा कि आज तुम लोग कॉलेज नहीं आए। जिस पर शाइस्ता ने ये कहा, जिसका आप पूछना चाहते हैं वो आज कॉलेज नहीं आई थी, हम लोग तो आए थे। तभी आबिर ने पूछा, क्यों, वो कॉलेज क्यों नहीं थी गई? जिस पर शाइस्ता ने ये कहा, मलका की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। आबिर ने कहा, क्यों, खैरियत तो है ना, क्या हुआ? जिस पर शाइस्ता ने कहा, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार था। अच्छा, कब मुलाकात हो सकेगी आप लोगों से? तभी शाइस्ता ने कहा, आबिर भाई मैं तो भूल ही गई, अब्बू को आपसे कोई काम था, वो आपको बुलाना चाहते हैं। मुझसे कोई काम था, सब खैरियत है ना, आप तो सब जानती होंगी। शाइस्ता ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि आबिर भाई को कॉल करना और ये कहना कि चाय पर हमारे घर आएँ। तभी आबिर ने बेसब्री से कहा, तो मैं कब आऊँ?
तभी शाइस्ता ने ये कहा, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? आबिर ने बहुत सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, इस वक्त तो मैं घर पर हूँ। तो ठीक है, आज शाम आप चाय पर आ जाइए। आबिर बहुत खुश हो गया। तभी आबिर जल्दी से घर आया और आकर दोबारा से नए कपड़े निकाले और तैयार होने लग गया। नासरीन को आबिर की हरकतों पर बहुत ज़्यादा शक होने लग गया। नासरीन ने फ़ौरन से साइमा को फ़ोन किया और रात वाली बात बताई कि पिछली रात 2-3 दिन पहले जो आबिर इतनी देर से घर आया था और आज फिर कहीं जाने की तैयारियों में था। जैसे ही आबिर तैयार होकर घर से जाने लगा, नाज़रीन ने पूछा, आबिर कहाँ जा रहे हो इतने सज सवर कर? जिस पर आबिर ने ये कहा, अम्मी एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वकार है ना, उसी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे अब तुम अपना इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो बहुत तैयार होते हो। पहले तो वकार की तरफ ऐसे बन सवर कर नहीं जाते थे। छोड़े ना अम्मी, आप भी कौन सी बहस करती हैं, आकर आपसे बात करूँगा। ये कहकर आबिर निकल गया। नाज़रीन सोचती ही रह गई। जैसे ही आबिर वहाँ पर पहुँचा, सब आबिर के मुंतज़िर थे। दरवाज़ा खटखटाया तो डॉक्टर नौशादर ने ही दरवाज़ा खोला और आबिर को लिए फ़ौरन से लाउंज में आ गया। सब आबिर के इंतज़ार में बैठे थे। आबिर ने उन लोगों के साथ बैठकर चाय पी। मलका भी अब कदरे बेहतर लग रही थी, शायद कि उसकी तबीयत ख़राब भी नहीं थी। इन लोगों ने झूठ बोला होगा। तभी डॉक्टर नौशादर ने आबिर से ये कहा, आबिर बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है, आओ मेरे साथ। आबिर थोड़ा सा डर गया, कहीं डॉक्टर नौशादर को मलका के और मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया, हो सकता है मुझे अकेले में समझाना चाहते हो। डॉक्टर नौशादर आबिर का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आया और कहने लगा, बेटा मैं तुमसे जो बात करना चाहता हूँ इस बात को गौर से सुनना, इस बात को गलत मत समझना। तुम हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, मुझे, मेरी बेटियों को, मेरी मिसेस को, हमारी पूरी फैमिली तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। देखो तुमने मेरी सारी बेटियाँ देखी हैं, तुम्हें जो भी पसंद होगी मैं उसका रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूँगा। आबिर की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आबिर ने झिझकते हुए कहा, मुझे मलका पसंद है। तभी डॉक्टर नौशादर ने कहा, ठीक है, मलका की शादी मैं तुमसे ही करूँगा। एक काम करो, अपने वालिदैन को रिश्ता देकर हमारे घर भेजो ताकि बाकायदा तुम्हारी मलका से शादी हो जाए। आबिर बहुत खुश हुआ। तभी आबिर सोच भी नहीं सकता था कि उसका काम इतनी जल्दी हो जाएगा। तभी आबिर ने खुशी के मारे उन लोगों से इजाज़त ली, चाय पी और घर आ गया। रात खाने के टेबल पर आबिर ने निसार अली साहब और नाज़रीन के चेहरे की तरफ देखा। निसार अली साहब खाना खा रहे थे, आबिर भी खाना खा रहा था और नाज़रीन भी। तभी आबिर ने ये कहा, अम्मी अब्बू मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैं शादी करना चाहता हूँ। आबिर की ये कहने की देर थी, निसार अली साहब के हाथ में नवाला मुंह तक गया और वहीं रुक गया, जबकि नाज़रीन के हाथ में चम्मच था, वो भी हाथ में ही रह गया। शादी करना चाहते हो? क्या मतलब, किससे शादी करना चाहते हो? अम्मी बहुत अच्छी फैमिली है, डॉक्टर हैं, उनकी बेटी है, वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो लोग मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद है। तभी निसार अली साहब बोले, तुम जैसे निकम्मे और नखट्टू को कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा जो किसी काम का ना काज का है? ज़रूर उस लड़की में कोई नुक्स होगा। नहीं अब्बू ऐसी बात नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, कॉलेज पढ़ती है, अगर उसमें कोई नुक्स होता तो भला वो कॉलेज कैसे जाती? नाज़रीन बोली, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम्हारी उम्र शादी करने की नहीं है, कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारा, कैसे रखोगे बीवी को? तभी आबिर ने कहा कि देखिए आप लोगों को मेरा रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा, मैंने उनके साथ वादा किया है कि आप लोग रिश्ता लेकर आएंगे। निसार अली साहब ने गुस्से से ये कहा, नाज़रीन तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपना मजाक बनवाने हरगिज़ नहीं जाऊँगा। पता नहीं कौन लोग हैं कौन नहीं जो इस जैसे निकम्मे निखट्टू को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। मानो ना मानो ये आजकल उसी घर के चक्कर काट रहा है। गुस्से से एक बात कहकर डाइनिंग टेबल के ऊपर से निसार अली साहब उठकर चले गए। अभी आबिर बोल ही रहा था, तभी आबिर ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरा रिश्ता नहीं करेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। तभी निसार अली साहब पीछे पलटे और कुर्सी पटक कर ये कहने लगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम जैसी औलाद का घर छोड़ देना ही बेहतर है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। इससे पहले हम तुम्हें घर से निकालते, तुमने खुद ही ये फैसला किया, बेशक घर छोड़ दो, लेकिन हम तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे जब तक तुम कोई काम वगैरह नहीं करोगे, कोई जॉब नहीं करोगे। आबिर ने ये बात सुनकर आबिर परेशान हो गया। आबिर ये समझ रहा था कि उनका इकलौता बेटा है और इस धमकी के बाद उसके वालिदैन मान जाएंगे। अब आबिर ने ज़ुबान दे दी थी। तभी आबिर ने नाज़रीन की तरफ देखकर कहा, अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर छोड़ दूँगा। नाज़रीन ने आबिर को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, कोई भी किसी निकम्मे लड़के को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता,
पता नहीं कौन लोग हैं कौन नहीं है। ज़रा सी मुलाकातों के बाद उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। तुम खुद सोचो ये कैसे मुमकिन है? हम तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जा सकते। अपने बाबा की ज़िद मत करो। अम्मी मैं कह रहा हूँ मैं घर छोड़ दूँगा। ठीक है आबिर, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारे बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तुम्हें घर छोड़ना है तो छोड़ दो। आबिर अब ये फ़ैसला कर चुका था। बड़ी मुश्किल के साथ आबिर ने रात गुजारी। सुबह घर से निकला और सीधा डॉक्टर नुशादर के घर पहुंच गया। इतनी सुबह डॉक्टर नुशादर और फैमिली ने जब आबिर को देखा तो परेशान हो गए। सब खैरियत है ना? तभी आबिर ने डॉक्टर नुशादर से ये कहा, अंकल मुझे अंदर आने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई बात करनी है। डॉक्टर नुशादर ने ये कहा, हाँ हाँ आओ बेटा, क्या बात है? तभी एकदम से आबिर ने ये कहा, मैं घर छोड़ आया हूँ। क्या मतलब? मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करने से इनकार कर दिया था और सच ये है कि मैं मलका के बिना नहीं रह सकता। मैं मलका से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया है। डॉक्टर नुशादर ने ये कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप घर दामाद बन के रह लेना, हमें आप फिर भी कबूल हो। उन लोगों को तो एक मुर्गा नजर आया हुआ था, तगड़ा मुर्गा, जिसको वो फांसना चाहते थे। तभी आबिर उन लोगों के साथ रहने लग गया। आबिर ने जब सब घर वालों को बताया कि वो घर छोड़ आया है तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गई सुनकर, जैसे वो इस मौके की तलाश में थी। अगले ही दिन आबिर और मलका का निकाह हो गया। आबिर के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे क्योंकि वो घर में से जब निकला था तो खाली हाथ निकला था, वहाँ से कुछ भी ले जाना नहीं चाहता था। जिस कमरे में शाइस्ता और मलका रहती थी वहाँ से शाइस्ता को निकाल दिया गया और वो कमरा मलका और आबिर को दे दिया गया। शाइस्ता ने एक अंगूठी की डिब्बी भी आबिर को दी और कहा, ये मलका को मुंह दिखाई में पहना दीजिएगा। आबिर सोच भी नहीं सकता था कि जिसको पाने के लिए वो तड़प रहा था 24 घंटे में वो इसकी जीवन साथी बन गई। जब उस कमरे में वो गया तो मलका घूंघट निकाले बैठी हुई थी सुर्ख जोड़े में। आज वो आबिर की बीवी बन चुकी थी। आबिर उसके करीब आया और उसका घूंघट उठाकर ये कहने लगा, दुनिया के सभी खूबसूरत चांद में से सबसे खूबसूरत तुम हो। एक चांद आसमान पर चमकता है और एक ज़मीन पर तुम वही चमकता चांद हो जिसने मेरी ज़िंदगी रोशन कर दी है। मलका ने आबिर की तरफ नज़रें उठाकर देखा और शर्मा कर बोलने लगी। तभी आबिर ने यह कहा, मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। जिस पर मलका ने यह कहा, ग़ुलाम नहीं आका हैं आप मेरे। मलका मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जिन हालात में हमारी शादी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था। तुम्हारे पीछे मैंने घर दामाद बनना भी कबूल कर लिया। तभी मलका ने यह कहा, मैं जानती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अब आबिर घर दामाद बने उनके घर रहने लग गया था। जब आबिर ने वहाँ पर रहना शुरू किया तो बहुत सी अजीबोगरीब बातें उसको देखने में मिली। डॉक्टर नुशादर अक्सर 2-4 रोज़ के बाद घर से बाहर किसी दौरे पर जाता था। कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी मुल्तान, और जब भी जाता था साथ एक ना एक बेटी को लेकर जाता था। एक रात के लिए जाता था और अगले दिन वापस आ जाता था। इसके अलावा जब भी शहर में कोई मौसीकी की पार्टी होती थी या कोई भी महफिल होती थी तो वहाँ पर भी आबिर को भी अब साथ ले जाया जाता था। आबिर घर के बाकी कामकाज संभालने लग गया। लड़कियों को दोस्तों के घर लेकर जाना, पॉलर्स लेकर जाना, इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर से सारा सामान लेकर आना, वो भी आबिर की ही जिम्मेदारी थी। आबिर एकदम से निकम्मा होकर रह गया था। कभी एक बहन एक फरमाइश करती थी, दूसरी बहन दूसरी फरमाइश करती थी। एक दफ़ा शाइस्ता ने आबिर से ये कहा, आबिर भाई मुझे शॉपिंग करनी है, मेरे साथ आइए। तभी आबिर शाइस्ता के साथ मार्केट चला गया, लेकिन जब वहाँ से वापस आया तो मलका घर पर नहीं थी। आबिर ने पूछा, मलका कहाँ पर है? जिस पर चांदी ने ये कहा कि वो लाहौर गई हुई है। आबिर के ऊपर तो बिजली टूट पड़ी। लाहौर? क्या मतलब? लाहौर किसके साथ गई है? वो अपने बाबा के साथ गई है। वो जा रहे थे तो मलका ज़िद करने लगी, मुझे अपनी सहेली से मिलना है। आंटी वो ऐसे कैसे जा सकती है? वो मुझे फ़ोन कर सकती थी, मेरी इजाज़त के बिना वो कैसे जा सकती है? बेटा हमने तो उसको कहा था, लेकिन उसने ये कहा कि आबिर कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। आबिर को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है, वो कैसे जा सकती है। और वो सब लोग इतने मुतमईन थे जैसे किसी पर कोई असर ही नहीं। रात का खाना खाने के बाद जब आबिर कमरे में आया तो करवटें बदल रहा था। तभी आबिर ने अपने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला और मलका को कॉल करने लगा, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। वो बहुत परेशान था। मलका ने उसको वहाँ पर जाकर एक फ़ोन भी नहीं किया था। सुबह जाकर भी उसने कई बार मलका का मोबाइल चेक किया, लेकिन स्विच ऑफ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी शाइस्ता आई और ये कहने लगी, आबिर भाई मुझे और फाखरा को पार्लर जाना है, आप हमारे साथ चलिए ना।
आबिर के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि वो घर दामाद था। घर दामाद कम और नौकर की हैसियत ज़्यादा थी। तभी उनके लिए पार्लर पर चला गया। वहाँ पर कई घंटे लग गए। जब वहाँ से वापस आया तो मलका घर आ चुकी थी और अपने कमरे में सो रही थी। आबिर को बहुत सा गुस्सा आया हुआ था। चांदनी ने डॉक्टर नुशादर को पहले ही बता दिया था कि आबिर के तेवर बदले हुए हैं, जो आप मलका को बताए बिना लेकर गए हैं साथ। आबिर ने मौके से फ़ायदा उठाया और डॉक्टर नुशादर ने मौके से फ़ायदा उठाया और आबिर को लेकर एक साइड पर गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बेटा मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है। मैं मलका को ज़बरदस्ती साथ लेकर गया था, वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी। वहीं पर आबिर पिघल गया और कहने लगा, कोई बात नहीं अंकल, अगर वो मुझे बताकर चली जाती तो मैंने कौन सा मना कर देना था। तभी आबिर फ़ौरन से कमरे में आया तो मलका जाग कर बैठी हुई थी। आबिर ने ये कहा, मलका मिला यूँ अपनी दोस्त से, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जिस पर मलका ने ये कहा, बस अचानक ही प्रोग्राम बना और मैं आपको बता नहीं सकी। आई एम सॉरी, आइंदा बता कर जाऊँगी। तभी आबिर ने ये कहा कि ठीक है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद आबिर ने डॉक्टर नुशादर से ये कहा, आपके तो इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं, मेरी किसी जगह पर जॉब लगवा दें, आखिर कब तक मैं घर दामाद बनकर रहूँगा। जिस पर डॉक्टर नुशादर ने ये कहा, हरगिज़ नहीं बेटा, आपने ये बात कहकर हमें पराया कर दिया है। अपने घर में क्या आप जॉब करते थे? आप यहाँ पर भी रहकर कोई जॉब नहीं करेंगे। अगर जॉब करनी भी हुई तो मलका कर लेगी और आप घर संभाल लेना। आबिर को कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी एकदम 2 दिन के बाद सुबह सुबह डॉक्टर नुशादर मलका के कमरे में आया। दरवाज़ा खटखटाया। वो कम ही उनके कमरे में आता था और आकर ये कहने लगा, क्या आबिर जाग रहा है? मलका ने कहा, जी जाग रहे हैं। देखो आबिर बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र हुई है मलका के लिए। आबिर के तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब मलका के लिए? हाँ बेटा, एक बहुत अच्छी फर्म में उनको एक लेडी सेक्रेटरी चाहिए, बहुत अच्छी तनख्वाह है। मैंने सोचा क्यों ना ये जॉब मलका कर ले। वैसे भी तुम बात कर रहे थे ना, जॉब चाहिए तो मलका के लिए बहुत अच्छी होगी। आबिर चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था, उनके एहसानों तले दबा हुआ था। लेकिन आबिर ने टालते हुए ये बात कही, अगर मलका जॉब करेगी तो पेपर्स कैसे देगी? तभी डॉक्टर नुशादर ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया और ये कहने लगा, नहीं नहीं बेटा, वो पेपर्स दे लेगी, प्राइवेट दे लेगी, है ना मलका? तुम जॉब करना चाहती हो ना? जिस पर मलका ने कहा, जी जी मैं जॉब करना चाहती हूँ। तभी आबिर ने कहा कि ठीक है, अगर इसकी मर्ज़ी है तो कर ले। आबिर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहता था। तभी अगले दिन एक गाड़ी आई जो फर्म की तरफ से ही थी। मलका बहुत सच सवर के उस गाड़ी में बैठकर ऑफिस चली गई। जब वहाँ पर गई तो रिसेप्शन पर 40 साल एक औरत बैठी थी। उसने सर से पाँव तक मलका का जायज़ा लिया और कहने लगी, आप ही हैं ना मलका नुशादर? जिस पर मलका ने कहा, जी मैं ही हूँ डॉक्टर नुशादर की बेटी। ठीक है बैठिए, मैं बॉस को भी इत्तला करती हूँ। तभी एकदम से वो उठी और फिरोज़ इंसारी जो उस फर्म के बॉस थे, छोटे से कद के, सांवली सी रंगत के, बड़े से पेट वाले, सर से गंजे, इंतहाई शातिर तबीयत के मालिक, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। जैसे ही उनकी सेक्रेटरी अंदर आई, उसने ये कहा, सर वो आ गई है। तभी उस फर्म के मालिक ने ये कहा, अच्छा आ गई है, उसी का इंतज़ार था। सर वो क़यामत खेज़ हुस्न रखती है, हमें यही चाहिए था। लिसनर्स, अब आगे आप लोग देखेंगे मलका आखिर इस फर्म में क्यों आई है और इन लोगों का आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उन्होंने आबिर को घर दामाद बना लिया। आबिर मलका और डॉक्टर नुशादर की फैमिली की सच्चाई तक कैसे पहुंचेगा? क्या आबिर अंजू की तरफ जाएगा? क्या आबिर की ज़िंदगी में माई पंखी के कब्ज़े में जो अनारा है, जो बिल्ली के रूप में वहाँ पर रहती है, वो आबिर की ज़िंदगी में आएगी या मलका मज़ीद उसको धोखा देती रहेगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी मस्कन नावल की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को मस्कन नावल कैसा लग रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब करें। इस पर मैं ऐसे ही हॉरर नॉवेल्स आप लोगों के लिए ऑन एयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।